हाइड्रोजन पढ़ लिए, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इतने अधातु पढ़ लिए हैं। आइए अब फास्फोरस को निपटाते हैं आज। और आगे जो 3 दिन है क्लास बंद रहेगा। चार दिन सूचना मिल गया है। चलिए, रोशन सर बोल ही दिए थे तब हमको क्या बोलना, हमको लगा नहीं बोले। आइए, बात है कोई रहेगा ना, हम अकेले रहेंगे। सिचुएशन देख रहे हैं कितना खराब रहता है। हमको तो कोई मारेगा तो हम भागियो नहीं सकते हैं। फास्फोरस पर आते हैं। और जो भी सहरसा में रहिएगा मिलिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर किसी को भी मौका मिलेगा। आज गए थे तो जो भी अगर सहरसा के हैं तो मिलिएगा ज़रूर। फास्फोरस पर आइए। फास्फोरस, आइए इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है कितना है? 15 है। और परमाणु द्रव्यमान कितना है? 31 है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 31 mu है। तो फास्फोरस जिसका परमाणु संख्या 15 और द्रव्यमान संख्या और परमाणु द्रव्यमान 31 है, इस फास्फोरस का अगर हम पीरियोडिक टेबल में स्थान खोजे तो कहाँ मिलेगा? तो पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या 15 कहाँ मिलेगा? तो हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देने के उपरांत हमें पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान मिल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फास्फोरस नॉन मेटल है और यह पी ब्लॉक का तत्व है। नॉन मेटल है और यह पी ब्लॉक का तत्व है। नॉन मेटल है या पी ब्लॉक का तत्व है। सारे नॉन मेटल पी ब्लॉक के ही तत्व होते हैं। इसका परमाणु संख्या लिखेंगे, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। और आप जो पिछले क्लास में नाइट्रोजन पढ़े थे उसके भी अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी आप कह सकते हैं कि फास्फोरस उसी वर्ग का है जिस वर्ग का आपका नाइट्रोजन था, जिस वर्ग का। अब पी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग पता लगाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ देते हैं। नॉन मेटल पी ब्लॉक के तत्व होते हैं और पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में किस वर्ग में है, इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 को क्या कर देते हैं। तो इस तरह से फास्फोरस का वर्ग निकल गया 15 और आवर्त जो है वो सेल के संख्या के बराबर होते हैं। पहला सेल, दूसरा सेल और आवर्त हो गया क्या? 3 हो गया। आवर्त क्या हो गया? 3। तो फास्फोरस का अगर पेरियोडिक क्लासिफिकेशन हम देखें तो फास्फोरस वर्ग 15 और आवर्त 3 का सदस्य है। वर्ग 15 और आवर्त 3 का सदस्य है। फास्फोरस नाइट्रोजन परिवार का सदस्य है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि फास्फोरस के बहुत सारे गुण मिलते हैं किससे? नाइट्रोजन से। क्योंकि दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5-5 है। और किन्हीं दो तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो, किन्हीं दो तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो, तो निश्चित तौर पर उनकी वैलेंसी समान होगी। और यही कारण है कि उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समान होंगे। अगर मान लिया परीक्षा में पूछ दिया कि निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन के समान रासायनिक गुणों का प्रदर्शन करेंगे, तो वही करेंगे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। अब आइए कि इस फास्फोरस की अगर हम उपलब्धता देखें
फास्फोरस की उपलब्धता, फास्फोरस की उपलब्धता हमारे पर्यावरण में, हमारे पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में बिल्कुल नहीं है। मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। फास्फोरस जो है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। इससे पहले आप नाइट्रोजन देखिए, वो ज्यादातर मुक्ति अवस्था में था, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन। लेकिन फास्फोरस से मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये केवल और केवल पाए जाते हैं आपको फॉस्फेट, ठीक है, ये आपको पाए जाते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट, और ये पाए जाते हैं आपको फॉस्फेट यौगिक के रूप में। किस रूप में पाए जाते हैं? फॉस्फेट यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? फॉस्फेट यौगिक के रूप में। आप कई फॉस्फेट यौगिक के नाम सुने होंगे, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट के नाम सुने हैं, सुने ना। तो फास्फोरस जो है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। फास्फोरस मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। फास्फोरस केवल संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और जितने भी फॉस्फेट यौगिक होते हैं, जितने भी फॉस्फेट यौगिक होते हैं, उनमें फास्फोरस प्रेजेंट रहते। और फास्फोरस की महत्व क्या है वो तो हम आगे देखने ही वाले हैं, इसकी क्या उपयोगिता हम वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन फास्फोरस की उपयोगिता सजीवों के लिए अनिवार्य है। जो भी इस पृथ्वी पर सजीव है उनके लिए तो फास्फोरस उनके शरीर का अनिवार्य अवयव है, क्योंकि सजीव के शरीर में ऊर्जा की जो उत्पत्ति और उपयोग होता है किस रूप में? एटीपी के रूप में। आप जानते हैं कि सजीव एनर्जी के जिस रूप का डायरेक्ट इस्तेमाल करता है वो क्या है? एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब प्रत्येक सजीवों में श्वसन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो एटीपी के रूप में होती है। सजीव ऊर्जा के जिस रूप का डायरेक्ट इस्तेमाल करता है वो एटीपी अणु है। और एटीपी अणु बनने के लिए फॉस्फेट चाहिए, फॉस्फेट चाहिए ही चाहिए। 3 फॉस्फेट के अणु जुड़ने के बाद एक एटीपी के अणु तैयार होंगे, इसीलिए इसका नाम ही है ट्राइफॉस्फेट। और अगर फॉस्फेट अनिवार्य है तो फॉस्फेट के लिए क्या अनिवार्य है? फास्फोरस अनिवार्य है। क्या है? फास्फोरस अनिवार्य। तो एक सजीवों के शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाएगी अगर फास्फोरस की संतुलित मात्रा के तुलना में सजीवों के शरीर में फास्फोरस कम होगा तो निश्चित ही उसके शरीर में ऊर्जा का निर्माण ही संभव नहीं हो पाएगा, चाहे वो भोजन की मात्रा कितना भी बढ़ा दे। एटीपी बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एटीपी फॉस्फेट के बिना बन नहीं सकते हैं और फॉस्फेट फास्फोरस के बिना तैयार नहीं हो सकते हैं। तो प्रत्येक सजीवों के लिए फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक सजीव ऊर्जा के जिस रूप का उपयोग करते हैं वो फास्फोरस के बिना तैयार ही नहीं हो सकता है। उसके अलावे स्तनधारी के जो हड्डी होते हैं दोस्तों, हड्डी होते हैं, उन हड्डियों का लगभग 60% भाग निर्मित होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। निर्मित होते हैं किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होते हैं। स्तनधारी या मानव की ही हड्डी को ले ले, हमारे हड्डी का लगभग 60% भाग किसके रूप में है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। यानी कि एक सजीव के शरीर में फास्फोरस की मात्रा संतुलित मात्रा से अगर कम होती है, एक सजीव के शरीर में फास्फोरस की मात्रा संतुलित मात्रा से कम होती है तो इसका परिणाम ऊर्जा बनना मुश्किल हो जाएगा, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आप दोनों में देख रहे हैं फास्फोरस की अनिवार्य आवश्यकता है। तो हमारे अर्थव्यवस्था में फास्फोरस की क्या उपयोगिता है इसको तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इस पृथ्वी पर जो सजीव है उनके लिए फास्फोरस की अनिवार्य आवश्यकता है। फास्फोरस की अनिवार्य आवश्यकता है और इसकी उपलब्धता जो है पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में बिल्कुल नहीं है। केवल यह किस रूप में पाए जाते हैं?
फॉस्फेट के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि केवल या यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। अब अगर ये समझ गए आप कि फास्फोरस जो है वह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, केवल यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, तो इसको बनाएंगे कैसे, फास्फोरस को बनाया कैसे जाएगा। तो आइए अब समझते हैं फास्फोरस बनाने की विधि। फास्फोरस तैयार करने की विधि, और ये एकदम औद्योगिक विधि आप मान सकते हैं। फास्फोरस तैयार करने का जो सबसे आधुनिक विधि है, उसमें लिया जाता है हड्डी का राख। क्या लिया जाता है? हड्डी का राख। उसके बाद लिया जाता है बालू, और उसके बाद लिया जाता है कोक। तो फास्फोरस तैयार करने के लिए कितने कच्चे पदार्थों की आवश्यकता है? 3 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता है। 3, हड्डी का राख, बालू और कोक। ये 3 कच्चे पदार्थ चाहिए हमें फास्फोरस को तैयार करने के लिए। फास्फोरस को तैयार करने के लिए, अब फास्फोरस को तैयार करने के लिए जो हड्डी का राख है, ये हम क्यों ले रहे हैं? तो हड्डी का राख स्रोत है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका? हाँ, जानवरों को जो हड्डी होते हैं उनका लगभग 60% हिस्सा कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। तो हड्डी का राख ही हमारा फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। उसके बाद बालू लेते हैं, बालू यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका, और कोक कार्बन का लगभग 98% शुद्ध हिस्सा है। कोक 98% शुद्ध कार्बन को ही क्या कहा जाता है? कोक कहा जाता है। कोक कहा जाता है। तो फास्फोरस जो मुक्त अवस्था में है ही नहीं, इसलिए फास्फोरस को तैयार करना पड़ता है। और फास्फोरस को तैयार करने के लिए 3 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता है, हड्डी का राख, बालू और कोक का। हड्डी का राख इसमें फास्फोरस का मेन स्रोत है, क्योंकि वे कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं। कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए। अब इन तीनों को चूर्ण बनाकर डाल देते हैं दोस्तों, हम विद्युत भट्ठी में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? विद्युत भट्ठी में डाल देते हैं। विद्युत भट्ठी में डाल देते हैं, और इस विद्युत भट्ठी का टेम्परेचर 1273 केल्विन होता है। 1273 केल्विन होता है। तो फास्फोरस तैयार करने के लिए हम हड्डी के राख, बालू और कोक का मिश्रण तैयार करके उसे कहाँ डाल दिए? विद्युत भट्ठी में डाल दिए। इस विद्युत भट्ठी का तापमान कितना रहता है? 1273 केल्विन रहता है। 1273 केल्विन रहता है। और 1273 केल्विन में 1273 केल्विन पर इस तीनों अवयव के बीच रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप हमें फास्फोरस की प्राप्ति होती है। अब है कि विद्युत भट्ठी में कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं? कौन से रासायनिक अभिक्रियाएं होते हैं? तो सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट जो है रिएक्शन करते हैं बालू से। रिएक्शन करते हैं बालू से, और रिएक्शन करके बनाते हैं कैल्शियम सिलिकेट। क्या बनाते हैं? कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम सिलिकेट बनाते हैं और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? यहाँ पर कैल्शियम 3 है तो 3 यहाँ पर लगेगा। सिलिकॉन 3 हो गया तो यहाँ पर भी 3 लगेगा। अब क्लियर हो गया? समझ में आ गया? बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बैलेंस? चलिए,
तो विद्युत भट्ठी में पहला रिएक्शन क्या होता है कि कैल्शियम फॉस्फेट बालू यानी कि सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन होता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कोक से रिएक्शन करता है। किससे? कोक से रिएक्शन के उपरांत फास्फोरस बनता है और कार्बन मोनोक्साइड बनता है। फास्फोरस बनता है, कार्बन मोनोक्साइड बनता है। 5 है तो यहाँ पर 5 ऑक्सीजन और 5 कार्बन। क्लियर हो गया? तो अब आपका फास्फोरस बनकर क्या है? तैयार है। फास्फोरस बनकर क्या है? तैयार है। क्लियर हुआ? फास्फोरस तैयार हो गया। तो फास्फोरस को तैयार करने के लिए एक बार पुनः ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि फास्फोरस जो है हमारा संयुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए। और पृथ्वी के भूपर पट्टी पर फास्फोरस जो है संयुक्त अवस्था में है भी, तो वो सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में है, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में है। अब फास्फोरस को तैयार करने के लिए 3 कच्चे पदार्थों की जरूरी है। कौन कौन? क्लियर है? अब हड्डी का राख क्यों? तो हड्डी का राख का लगभग 60% हिस्सा क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। और इन तीनों को आपस में चूर्ण बनाकर किस भट्ठी में डालते हैं? और विद्युत भट्ठी का तापमान, विद्युत भट्ठी का मतलब 1273 और केल्विन, और विद्युत भट्ठी का मतलब जो भट्ठी इलेक्ट्रिसिटी से गर्म होता है। ठीक है? जैसे कोयला भट्ठी होता है, कोयला देकर गर्म करते हैं, वैसे विद्युत भट्ठी में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और उसी से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब विद्युत भट्ठी में कौन रिएक्शन होता है? आपके सामने में 2 रिएक्शनों के उपरांत पहले फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है और फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से हमें फास्फोरस बनता है, हमें फास्फोरस बनता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए, जब आप इतना समझ ही लिए हैं कि इस तरह से जो प्राप्त होते हैं फास्फोरस, ये अशुद्ध फास्फोरस होता है। क्या होता है? अशुद्ध फास्फोरस होता है। ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं होते, क्योंकि बालू मिलाए थे, कोक मिलाए थे। तो इस तरह से जो फास्फोरस बना है, ठीक है, फास्फोरस बना है, ये एक प्रकार का अशुद्ध फास्फोरस है। अब अशुद्ध फास्फोरस को शुद्ध बनाने के लिए अशुद्ध फास्फोरस को क्रोमिक अम्ल से, और यहीं पर यही समझने वाली बात है, परीक्षा में यही प्रश्न है कि क्रोमिक अम्ल किसे कहते हैं? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को आपस में मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्रोमिक अम्ल। क्रोमिक अम्ल किसके मिश्रण को कहते हैं? क्रोमिक अम्ल किसके मिश्रण को कहते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? क्रोमिक अम्ल कहा जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? क्रोमिक अम्ल कहा जाता है। तो अशुद्ध फास्फोरस को क्रोमिक अम्ल से गुजार कर, अशुद्ध फास्फोरस को क्रोमिक अम्ल से गुजार कर शुद्ध किया जाता है। क्रोमिक अम्ल से गुजार कर शुद्ध किया जाता है। क्लियर हो गया? और यहाँ पर हमें सबसे जरूरी बात कि क्रोमिक अम्ल किसे कहते हैं? क्रोमिक अम्ल किसे कहते हैं? तो क्रोमिक अम्ल पोटेशियम डाइक्रोमेट और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं। इसी से तैयार किया गया अशुद्ध फास्फोरस को गुजार कर शुद्ध किया जाता है और अब आपका फास्फोरस तैयार है, बन के उपयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, एक करा सिंटू कुमार मेरे ऊपर केस है, बिहार पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं? फॉर्म तो भर दीजिए, लेकिन केस है तो फिर
कोई मर्सी नहीं मिलता, झूठ काहे बोले। अगर किसी भी तरह का क्रिमिनल केस है, 2 प्रकार के केस है, दीवानी केस है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे जमीन जगह का। लेकिन मारपीट का केस है तो किसी भी तरह से छूट नहीं दी जा सकती है। और इसके लिए पटना हाईकोर्ट ने भी अपना निर्णय सुना दिया है। कई हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भी इस तरह के मामले को सुने हैं और कोई भी राहत देने से मना कर दिए हैं। कहा पटना हाईकोर्ट तो कहा केस है और सब नौकरी हम दे सकते, पुलिस का नहीं दे सकते। पुलिस का मतलब होता है डिसिप्लिन, वही तुम में न है क्या? यही कह के खारिज कर दिया। ऐसे हुआ था। तो और सब में मर्सी दी जाती है, लेकिन पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार का केस है तो इसका मतलब है कानूनी रूप से जज समझते हैं कि इसमें सहन शक्ति नहीं है। जरूर कोई गाली दिया होगा तो ये भी दे दिया होगा क्या? इस तरह न्यायपालिका सोच रहे, तो ये असंभव है दोस्तों। कोर्ट से निर्दोष साबित हो गया तो क्लियर है, सब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हालत क्या है? गांव के केस में क्या होता है? गांव के केस में पहले उछल कर केस करेगा, अब फिर 4 दिन वकील को फीस देगा। दोनों पार्टी का वकील लिया 4 दिन फीस, उसके बाद नया फायदा मेले कर लेते। 99% गांव के केस में लास्ट में मेल हो जाता है, या नहीं तो गवाह मुकर जाता है, केस खत्म। आप शायद ही गांव के किसी केस में जजमेंट होते देखे होंगे कि जजमेंट हो गया, सजा हो गया। कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों आदमी गांव के लोग पड़ोसी है। ठीक है, एक दिन दिल पिघलवे करेगा। और उसके बाद जो है बहुतों लोगों को पता नहीं है कि केस क्या होता है। अब आप केस कर दिए, केस थाना में कर दिए, उसके बाद बहुत प्रोसेस है, वकील रखिए, बहस हो रहा है तो वहाँ पर उपस्थित रहिए, नहीं तो वकील एब्सेंट हो जाएगा। ऐसा भी होता है। खैर, हम लोग फास्फोरस बना रहे थे और बनकर रेडी है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ, तो जिनका भी केस में नाम है, जो केस किया है, आराम से उसको मनाइए, नाम हटवाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। क्या? हाँ, कभी कभी नौकरी के लिए झुकना भी पड़ता है, क्या करिएगा। हाँ, झुक जाइए, उसके बाद पुलिस बन जाना, देख लेंगे। फिलहाल जिन पर केस हुआ है, केस से नाम हटवाना ही सर्वोत्तम विकल्प है। इसके लिए जो राजनीति आपको अपनाना पड़ता है, अपनाइए। तो फास्फोरस बनकर आपका रेडी हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं फास्फोरस के अपरूप पर। फास्फोरस के अपरूप एलोट्रॉप्स। फास्फोरस के अपरूप समझ रहे हैं ना? कार्बन के भी अपरूप पड़े थे। एक ही परमाणुओं से बना भिन्न भिन्न पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुण में भिन्नता हो, उसे क्या कहते हैं? अपरूप। अपरूप एक ही परमाणु से बने होते हैं, अपरूपों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन अपरूपों के भौतिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। और हमने कार्बन के 3 अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में पढ़े थे। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन तीनों कार्बन के परमाणुओं से बना था। तीनों को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड ही बना था, लेकिन तीनों के भौतिक गुणों में क्या थी? भिन्नता थी। तो एक ही परमाणु से बने भिन्न भिन्न पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान हो लेकिन भौतिक गुणों में भिन्नता पाई जाती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। और फास्फोरस के भी अपरूप होते हैं। फास्फोरस के भी कई अपरूप है।
अब फास्फोरस के कौन कौन अपर रूप है? तो सबसे पहला है आपका श्वेत या पीला फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस। फास्फोरस टेट्रा एटॉमिक है, क्या है? अभी आप देखें तो हाइड्रोजन आपका डायटोमिक था, हाइड्रोजन आपका क्या था? डायटोमिक। कार्बन मोनो एटोमिक, एक परमाणु कार्बन क्या था? एक परमाणु। नाइट्रोजन क्या था? डायटोमिक, दो परमाणु। लेकिन फास्फोरस जो है ये चतुष्क परमाणु होता है, टेट्रा एटोमिक होता है, टेट्रा एटोमिक होता है। तो फास्फोरस का पहला अपर रूप है श्वेत या पीला फास्फोरस। फास्फोरस को P4 लिखते हैं, फास्फोरस टेट्रा एटोमिक होता है। दूसरा है आपका लाल फास्फोरस, दूसरा क्या है? तीसरा है सिंदूरी फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। चौथा है काला फास्फोरस, काला फास्फोरस। और पांचवा है बैगनी फास्फोरस, पांचवा है बैगनी फास्फोरस, पांचवा है बैगनी फास्फोरस। तो फास्फोरस के कुल 5 अपर रूप हैं, 5। श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। लाल और सिंदूरी फास्फोरस में अंतर है, ये सिंदूरी रंग का होता है, सिंदूर के कलर का होता है, और ये एक्चुअल लाल कलर होता है। तो ये दोनों अलग अलग तरह के फास्फोरस है। तो श्वेत या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, काला फास्फोरस और बैगनी फास्फोरस। तो कुल ये 5 अपर रूप फास्फोरस के पाए जाते, 5। लेकिन 5 अपर रूप में जो सबसे मूल फास्फोरस है वो कौन है? श्वेत फास्फोरस। सबसे जो मूल फास्फोरस है वो कौन है? श्वेत फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस। बाकी सारे फास्फोरस को इसी से बनाया जाता है। अभी हम लोग हड्डी के राख, बालू और कोक मिलाकर फास्फोरस को तैयार किए थे ना, तो वो जो फास्फोरस हमारा तैयार हुआ था कौन? श्वेत या पीला फास्फोरस। तो फास्फोरस के विभिन्न अपर रूपों में जो मूल फास्फोरस है वो कौन है? श्वेत फास्फोरस है। बाकी सारे फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से ही तैयार किया जाता है। यानी लाल फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से ही बनाया जाता है, सिंदूरी या काला फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से ही बनाया जाता है, बैगनी फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस से ही बनाया जाता है। तो ये फास्फोरस के जितने भी अपर रूप हैं उसमें मूल फास्फोरस कौन है? आपको जहां भी मिलेंगे फास्फोरस के अवशेष या फास्फोरस को जो आप तैयार कीजिएगा तो बनकर रेडी होगा श्वेत फास्फोरस। बाकी सारे फास्फोरस को इसी श्वेत फास्फोरस के द्वारा बनाना पड़ेगा। अब तो ये देख लिए कि फास्फोरस के 5 अपर रूप है, लेकिन इसमें प्रमुख अपर रूप मात्र कौन है? श्वेत या पीला फास्फोरस तथा लाल फास्फोरस, यही दोनों मुख्य फास्फोरस। इन अपर रूपों का कोई विशेष महत्व नहीं है, विशेष कोई गुणों को हमें नहीं देखना है। तो फास्फोरस के 5 अपर रूप होते हैं, लेकिन 5 अपर रूप में सबसे मुख्य अपर रूप कौन है? श्वेत या पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस या लाल फास्फोरस। तो इन्हीं 2 फास्फोरसों को हमें विस्तार पूर्वक देखना है, समझना है। तो आइए हम समझते हैं अब श्वेत पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर क्या है, इनके गुणों में क्या थोड़ी बहुत अंतर पाई जाती है। इनके रासायनिक गुण तो बिल्कुल समान ही होंगे, क्योंकि अपर रूपों के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो थोड़ी बहुत भिन्नताएं जो हैं इन दोनों प्रकार के फास्फोरस में, उन्हीं भिन्नताओं को समझते समझते हम फास्फोरस के इन्हीं 2 अपर रूप को समझ रहे हैं। क्लियर? अब आइए इसको समझते। आप तो ये समझ गए कि श्वेत या पीला फास्फोरस, और एक तरफ लिख देते हैं लाल फास्फोरस। लाल फास्फोरस को P4N लिखते हैं, ठीक है ना। यानी श्वेत या पीला फास्फोरस को दर्शाना है अणुओं के रूप में तो P4 लिखते हैं,
और लाल फास्फोरस को P4 हॉल एन लिखते हैं। अब तो ये आप समझ ही गए कि फास्फोरस के जितने भी अपरूप है उसमें मूल फास्फोरस कौन है? श्वेत या पीला फास्फोरस। सबसे पहले इसके नामों पर आ जाइए कि ये जो श्वेत या पीला फास्फोरस है, श्वेत या पीला फास्फोरस है, इसका रंग श्वेत या हल्का पीला होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? श्वेत या पीला फास्फोरस। श्वेत या पीला फास्फोरस का नाम इसलिए ये पड़ा क्योंकि इस फास्फोरस का रंग कलरलेस या हल्का पीलापन लिए रहता है, हल्का पीलापन लिए रहता है। और यह फास्फोरस लाल रंग का होता है, इसीलिए इसे हम लाल फास्फोरस कहते हैं। यह फास्फोरस लाल रंग का होता है, इसीलिए इसे हम लाल फास्फोरस कहते हैं। और ये श्वेत या हल्का पीले रंग का होता है, इसीलिए इसे श्वेत या पीला फास्फोरस कहते हैं। अब फास्फोरस में मूल फास्फोरस तो श्वेत फास्फोरस है, बाकी इसको बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाता है श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस को? तो दोस्तों श्वेत या पीला फास्फोरस को, श्वेत या पीला फास्फोरस को गर्म किया जाता है 523 केल्विन तापमान पर आयोडीन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? आयोडीन की उपस्थिति में। श्वेत या पीला फास्फोरस को आयोडीन की उपस्थिति में 523 केल्विन गर्म करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। तो देख लिए कि श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस किस प्रकार बनाए जाते हैं, ये देखे कि नहीं देखे? श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस किस प्रकार बनाए जाते हैं, क्लियर हो गया? जब श्वेत फास्फोरस को 523 केल्विन ताप पर आयोडीन की उपस्थिति में 523 केल्विन श्वेत फास्फोरस को गर्म किया जाता है तो किसमें बदल जाता है? लाल फास्फोरस। अब श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस तैयार हो गया तो हम लाल फास्फोरस से भी श्वेत फास्फोरस को बना सकते हैं। लाल फास्फोरस से भी श्वेत फास्फोरस को बना सकते हैं। कैसे? तो लाल फास्फोरस को आप गर्म कर दीजिए 823 केल्विन और किसकी उपस्थिति में? अक्रिय गैस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? अक्रिय गैस की उपस्थिति में ये आपका श्वेत फास्फोरस बनकर रेडी हो गया। तो श्वेत फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदल सकते हैं और लाल फास्फोरस को भी श्वेत फास्फोरस में बदल सकते हैं। श्वेत फास्फोरस को 523 केल्विन गर्म करने पर वो लाल फास्फोरस बन जाता है और लाल फास्फोरस को 823 केल्विन गर्म करने पर वे पुनः फिर श्वेत फास्फोरस में परिणत हो जाता है। श्वेत फास्फोरस को 523 केल्विन गर्म करने पर वे लाल फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं और पुनः लाल फास्फोरस को 823 केल्विन गर्म करने पर वे श्वेत फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? श्वेत से लाल और लाल से श्वेत फास्फोरस किस प्रकार तैयार होंगे, इसमें कोई दिक्कत? 513 है, रानंदी जी ज्यादा कम नहीं है क्या? बगल में लिख लीजिए 523। क्लियर हो गया? अब आइए इनके गुणों के प्रमुख अंतर को समझते हैं। श्वेत और लाल फास्फोरस एक दूसरे में किस प्रकार परिणत होंगे? तो एक ही उत्तर है, गर्म करके। अंतर यही है कि श्वेत फास्फोरस को थोड़ा ही गर्म करने पर वे लाल फास्फोरस में तब्दील हो जाते हैं, जबकि लाल फास्फोरस को श्वेत फास्फोरस में गर्म करने के लिए बदलने के लिए थोड़ा ज्यादा गर्म करना पड़ता है। लेकिन सभी अपरूपों में फास्फोरस के सभी अपरूप या सभी प्रकारों में सबसे मूल फास्फोरस कौन है? अगर औद्योगिक स्तर पर हम हड्डी के राख से फास्फोरस तैयार करते हैं तो कौन फास्फोरस बनता है?
और पुनः हम श्वेत फास्फोरस से बाकी सभी प्रकार के फास्फोरस को बना सकते हैं। और लाल फास्फोरस हम किस प्रकार तैयार किए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसके प्रमुख गुणों में जो अंतर है उसको देख लेते हैं। श्वेत या पीला फास्फोरस, श्वेत या पीला फास्फोरस, और अगला है आपका दूसरा प्रमुख अपरूप लाल फास्फोरस, जिसको P4 होल N के रूप में दर्शाया जाता है, P4 होल N के रूप में दर्शाया जाता है। अब इसमें प्रमुख गुणों को क्या अंतर है, तो पहले गुण तो आप देख ही ली कि इसके रंग ही एक दूसरे से क्या है, अलग है। सबसे है कि यह बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील। इतने ज्यादा अभिक्रियाशील है कि इसे खुला में रखा नहीं जा सकता, इसे खुला में रखा नहीं जा सकता। इसे जल में, पानी में भंडारित किया जाता है, पानी में भंडारित किया जाता है, पानी में भंडारित किया जाता है। तो जो श्वेत फास्फोरस है वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते, बहुत ज्यादा। लेकिन आप जानते हैं कि धातु कितना भी अभिक्रियाशील है वो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और फास्फोरस जल में घुलते भी नहीं है। तो फास्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, फास्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, लेकिन फास्फोरस न तो जल से अभिक्रिया करते हैं, अब फास्फोरस न ही जल में घुलते हैं, फास्फोरस जल में न ही घुलते हैं। इसलिए इसका भंडारण आसानी से किया जाता है, किससे, पानी से। इससे पहले आप धातु में पढ़े थे कि धातु में सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील था, लेकिन धातु बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण उसे हम पानी में स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धातु जल से अभिक्रिया करते हैं, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते। अब बहुत अधिक गर्म करने वाली परिस्थिति में तो इनर्ट गैस भी अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन साधारण ताप और दाब पर अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन धातु करते हैं। तो श्वेत फास्फोरस इतने ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, श्वेत फास्फोरस इतने ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं कि इसे हम मुक्त यानी कि वायु में नहीं रख सकते हैं, वायुमंडल में मुक्त अवस्था में इसे नहीं रख सकते हैं। श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी के भीतर रखा जाता है, और पानी के भीतर श्वेत फास्फोरस बिल्कुल सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि ये न तो पानी में घुलता है और न ही पानी से अभिक्रिया करता है। लेकिन अगर लाल फास्फोरस की बात करें तो ये आपको श्वेत से कम अभिक्रियाशील है, श्वेत से कम अभिक्रियाशील है, श्वेत से कम अभिक्रियाशील है, श्वेत से कम। और यह कम अभिक्रियाशील है और इसका भंडारण जल में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि लाल फास्फोरस को हम मुक्त रूप से वायु के संपर्क में भी रख सकते हैं, या वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो लाल फास्फोरस अभिक्रियाशील होते हैं, लाल फास्फोरस अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन उतने अभिक्रियाशील नहीं होते हैं जितने कौन होते हैं, श्वेत फास्फोरस होते हैं। उतने अभिक्रियाशील नहीं होते हैं जितने श्वेत फास्फोरस होते हैं, और कम अभिक्रियाशील होने के कारण लाल फास्फोरस को जल में भंडारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायु में इसे आप खुला रख सकते हैं, वायु में आप इन्हें खुला रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। दूसरा अंतर आइए, दूसरा अंतर कि ये श्वेत फास्फोरस जो है विषैला होता है। श्वेत फास्फोरस क्या होता है, विषैला होता है। और ये जो लाल फास्फोरस है ये विषैला नहीं होता है, ये लाल फास्फोरस जो है यह विषैला नहीं होता है। श्वेत फास्फोरस जो है ये काफी विषैले होते हैं, इसीलिए चूहा मारने वाला जितना भी दवा होता है वो फास्फोरस से तैयार होते हैं। जैसे जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड।
जिंक फॉस्फाइड को चूहा विष के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या कोई भी फॉस्फाइड जो होगा वो चूहा विष के रूप में काम करेगा, या कोई भी फॉस्फाइड होगा वह विषैला होगा। क्योंकि कोई भी रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन कौन करते? श्वेत फास्फोरस। इसकी प्रकृति क्या होती है? तो श्वेत फास्फोरस विषैले प्रकृति होने के कारण कई तरह के पॉइजन तैयार किए जाते हैं। खासकर चूहे के जो विष होते हैं जिसमें जिंक फॉस्फाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो जिंक फॉस्फाइड को तैयार करने में किस फास्फोरस का इस्तेमाल होता है? श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल होता है। जबकि लाल फास्फोरस की बात करिएगा तो लाल फास्फोरस जो है वह विषैले नहीं होते हैं, विषैले नहीं होते। अब एक बात और समझिए कि फास्फोरस का व्यापक रूप से इस्तेमाल, फास्फोरस का व्यापक रूप से इस्तेमाल जो होता है वह दिया सलाई बनाने में होता है, दिया सलाई बनाने में। और दिया सलाई बनाने में जो फास्फोरस इस्तेमाल होते हैं वे मानव उपयोग करते हैं। इसीलिए दिया सलाई बनाने के रूप में हम कौन फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे? लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि श्वेत फास्फोरस की प्रकृति क्या होती है? विषैली होती है। लेकिन दिया सलाई का इतिहास बहुत पुराना है। दिया सलाई निर्माण की जो पद्धति है काफी ज्यादा पुरानी है। इतनी पुरानी है कि उस समय लाल फास्फोरस का खोज हुआ भी नहीं था। तो जब लाल फास्फोरस का खोज नहीं हुआ था, जब लाल फास्फोरस का खोज नहीं हुआ था, तब जो दिया सलाई तैयार होते थे वो किससे होते थे? श्वेत फास्फोरस से ही होते थे। और ऐसी स्थिति में वहां के कर्मचारी बहुत काम करते करते मर जाया करते थे। बहुत समय के बाद श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने की विधि की खोज हुई, और तब जाकर जो है दिया सलाई उद्योगों में श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल बिल्कुल बंद हो गया। और अब केवल किस फास्फोरस का इस्तेमाल किए जाते हैं? केवल और केवल लाल फास्फोरस का इस्तेमाल। तो अंतर समझ रहे हैं ना? श्वेत फास्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, श्वेत फास्फोरस बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन लाल फास्फोरस उतने ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते। बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण खुले में श्वेत फास्फोरस का भंडारण संभव नहीं है। खुले में श्वेत फास्फोरस का भंडारण संभव नहीं है। इसे कहाँ भंडारित रखा जाता? लेकिन लाल फास्फोरस को जल में भंडारित करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब अगर हम करें कि श्वेत फास्फोरस बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यह हमारे वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल उठता है और बना लेता है तुरंत फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना लेता है। तो ये श्वेत फास्फोरस इतना ज्यादा अभिक्रियाशील है कि ये वायु के संपर्क में आते ही तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन कर बैठता है, और तुरंत रिएक्शन कर बैठकर जल उठता, आग लग जाता है। इतनी तेज रिएक्शन होती है किसकी? फास्फोरस का ऑक्सीजन से। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, अगला जो प्रमुख अंतर है कि जो श्वेत फास्फोरस होते हैं, श्वेत फास्फोरस जो होते हैं वो ठोस तथा पारभासी होते हैं। क्या होते हैं? पारभासी होते हैं। ये जो श्वेत फास्फोरस होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें किस तरह की ठोस होती है? मोम के समान। और ये जो मोम के समान ठोस होते हैं ये पारभासी होते हैं, ट्रांसलूसेंट। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के कुछ भाग आर पार हो सके उसे हम क्या कहते हैं? तो श्वेत फास्फोरस ठोस होते हैं, मोम के समान ठोस होते हैं, और ये पारभासी होते हैं। ये क्या होते हैं? पारभासी होते हैं। लेकिन वहीं अगर लाल फास्फोरस की बात करिए, ये चूर्ण के रूप में पाए जाते हैं, चूर्ण के रूप में
पाए जाते हैं, चूर्ण के रूप में पाए जाते हैं, तथा अपारदर्शी होते हैं। क्लियर बात समझ गए? तो श्वेत या जो पीला फास्फोरस है ये मोम के समान ठोस होते हैं तथा पारभासी होते हैं, लेकिन वहीं लाल फास्फोरस की स्थिति देखिएगा तो लाल फास्फोरस चूर्ण के समान होते हैं, चूर्णित अवस्था में पाए जाते हैं, और यह क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। क्या होते हैं? अपारदर्शी। तो एक तरफ श्वेत फास्फोरस पारभासी है तो लाल फास्फोरस क्या है? अपारदर्शी है। एक तरफ श्वेत फास्फोरस जहां ठोस के रूप में पाए जाते हैं, वहीं लाल फास्फोरस चूर्णित अवस्था में रहते हैं। एक प्रमुख विलायक है कार्बन डाइसल्फाइड। ये एक प्रकार का क्या है? विलायक है। जैसे जल विलायक है ना, तो जल तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन केमिस्ट्री के लैब में बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर तो नहीं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड को भी विलायक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड को विलायक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, विलायक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड में श्वेत फास्फोरस घुल जाता है, श्वेत फास्फोरस घुल जाता है। लेकिन अगर लाल फास्फोरस के बोलिए तो यह कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है, कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है। तो श्वेत फास्फोरस की बात करिए तो ये श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, लेकिन लाल फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुलता है। श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड विलयन में घुल जाते हैं, लेकिन लाल फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड विलयन में नहीं घुलते हैं, अंतर को समझ रहे हैं ना? अंतरे से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। सो तो आप प्रश्न फास्फोरस वाला देखे ही होंगे, प्रश्न क्लियर करते जा रहे हैं कि नहीं? बहुत लंबा चल गया चैप्टर, इसलिए प्रश्न का वीडियो क्लास ही डालेंगे, इसीलिए ड्यूरा डिटेल में एक एक करके बनाने की विधि से लेकर खाने तक की विधि बढ़ा रहे हैं। अगला अंतर आइए, श्वेत फास्फोरस में स्फुर दीप्ति का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्फुर दीप्ति का गुण पाया जाता है। स्फुर दीप्ति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉस्फोरिसेंस, ठीक है ना? श्वेत या पीला फास्फोरस में स्फुर दीप्ति का गुण पाया जाता है, और स्फुर दीप्ति के गुण का मतलब ये हुआ कि अगर आप श्वेत फास्फोरस पर किसी भी प्रकार के विकिरण को डालेंगे तो श्वेत फास्फोरस उन विकिरण को अवशोषित करके एक नए प्रकार के विकिरण को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। और अगर एक बार आप विकिरण डाल दिए हैं तो श्वेत फास्फोरस पर्याप्त विकिरण अवशोषित करके उस समय भी विकिरण को उत्सर्जित करते रहेगा जब आप विकिरण डालना फास्फोरस पर बंद कर दिए, ठीक है ना? अगर आप श्वेत फास्फोरस पर किसी भी प्रकार का रेडिएशन डालेंगे तो एक नए प्रकार के रेडिएशन की उत्पत्ति होगी, और एक बार नए प्रकार के रेडिएशन की उत्पत्ति हो गई तो आप रेडिएशन डालना बंद भी कर दीजिएगा तो इससे रेडिएशन निकलते रहेगा। इसी घटना को क्या कहा जाता है? स्फुर दीप्ति कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? स्फुर दीप्ति। चलिए, लेकिन अगर लाल फास्फोरस की बात करिएगा तो लाल फास्फोरस में स्फुर दीप्ति का गुण नहीं पाया जाता है, लाल फास्फोरस में स्फुर दीप्ति का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर? स्फुर दीप्ति का गुण किस फास्फोरस में पाया जाता है?
केवल श्वेत फास्फोरस में पाया जाता है, लाल फास्फोरस में स्फुरदीप्ति का गुण नहीं पाया जाता है। इसमें स्फुरदीप्ति का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, स्फुरदीप्ति का गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर? नोट में दिया हुआ है श्वेत फास्फोरस कार्बन डाइऑक्साइड में घुलता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, उसको सही कर लीजिएगा, कार्बन डाई सल्फाइड होगा। CH2 लिख दीजिए ना, कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड। श्वेत या पीला फास्फोरस। तो स्फुरदीप्ति का गुण मतलब समझे कि नहीं समझे? स्फुरदीप्ति का मतलब हुआ कि एक प्रकार का विकिरण डाले तो दूसरे प्रकार के विकिरणों की क्या होने लगी? उत्पन्न होने लगी। और उत्पन्न होने वाला विकिरण उस समय भी उत्पन्न होता रहा जब हमने विकिरण डालना बंद कर दिया। क्लियर? अब अगला अंतर देखिए कि श्वेत पदार्थ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगला अंतर मेल्टिंग पॉइंट समझ रहे हैं ना, जिस ताप पर द्रव में बदल जाए, जिस ताप पर द्रव में बदल जाए उसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और अगर श्वेत फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हिंदी में गलनांक या द्रवनांक भी कहते हैं, वह होता है 373 केल्विन। यानी अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं लाल फास्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लाल फास्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो 773 से लेकर के 773 केल्विन से लेकर के 873 केल्विन, 773 केल्विन से लेकर के 873 केल्विन। यानी श्वेत फास्फोरस बहुत कम ताप पर ही पिघल करके लिक्विड में बदल जाता है, जबकि लाल फास्फोरस जो चूर्णित अवस्था में पाए जाते हैं, लाल फास्फोरस जो चूर्णित अवस्था में पाए जाते हैं, उसका गलनांक 773 केल्विन से लेकर के 873 केल्विन तक होता है। 773 केल्विन से लेकर के 873 केल्विन तक होता है। यानी कि अगर गलनांक की बात करें तो लाल फास्फोरस का गलनांक श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। लाल फास्फोरस का गलनांक श्वेत फास्फोरस की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और गलनांक की नहीं, अगर घनत्व की भी बात करें, घनत्व की बात करें तो इसका 1.83 होता है, जबकि लाल फास्फोरस का घनत्व 2.2 होता है। यानी लाल फास्फोरस का गलनांक भी श्वेत फास्फोरस के तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, और लाल फास्फोरस का घनत्व भी श्वेत फास्फोरस के तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर हो गया? इतना ही अंतर पर आप +2 का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस के प्रमुख अंतर देख लिए। अब तो फास्फोरस बनकर तैयार हो गया। फास्फोरस किस प्रकार बनाए जाते हैं इसको पहले हम लोग देखें। फिर फास्फोरस के विभिन्न अपरूपों को देखें, जिसमें मूल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस था, बाकी सभी फास्फोरस श्वेत से ही बनाए गए थे। उसके बाद हम जो दो प्रमुख फास्फोरस के अपरूप हैं, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, उनके गुणों में, उनके भौतिक गुणों में जो थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं उसको भी हम देख लिए हैं। अब आते हैं कि फास्फोरस की उपयोगिता क्या है। फास्फोरस की पहली जो सबसे बड़ी उपयोगिता है वो है दिया सलाई उद्योग में। दिया सलाई उद्योग में फास्फोरस का दूसरा प्रमुख उपयोग है, उर्वरक बनाने में।
उर्वरक कहीं फास्फोरस वाले भी होते हैं। हालांकि भारतीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की कमी है, तो भारत में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनी उर्वरक का इस्तेमाल होता है। लेकिन एक संतुलित उपकरण में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों का होना जरूरी है। तो फास्फोरस का दूसरा व्यापक उपयोग उर्वरक के तौर पर किया जाता है। फास्फोरस का उपयोग कुछ मिश्र धातुओं के निर्माण में भी किया जाता है। कुछ मिश्र धातु में एक अतिरिक्त अवयव के रूप में फास्फोरस को हम मिलाते हैं। तो फास्फोरस का जो भी उपयोगिता है वो एकदम डायरेक्ट फास्फोरस की उपयोगिता है। यौगिकों की बहुत कम उपयोगिता है फास्फोरस का। हमारे अर्थव्यवस्था में फास्फोरस का जो सर्वाधिक उपयोग होता है वो फास्फोरस के शुद्ध रूप का ही होता है। फास्फोरस के यौगिक बहुत कम ही इस्तेमाल किए जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि फास्फोरस की यौगिकों की उपयोगिता अर्थव्यवस्था में बहुत न्यून है, बहुत कम है। तो यौगिकों के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन एक यौगिक को पढ़ना है और वो है आपका फॉस्फीन। फॉस्फीन इसे पढ़ते हैं फॉस्फीन। इसी से मिलता जुलता नाम है फॉस्जीन, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो आप समझ लीजिए फॉस्जीन अलग गैस है जिसका फार्मूला है COCl2, यानी कि इसको पढ़ते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। तो फास्फोरस का जो एक प्रमुख यौगिक हमें जानना पड़ेगा वो है फॉस्फीन। फॉस्फीन और फॉस्फीन से एक मिलता जुलता और पदार्थ है फॉस्जीन। इन दोनों में समानता ये है कि दोनों ही अत्यधिक विषैली होती है। दोनों ही अत्यधिक विषैली होती है। दोनों ही आपको गैसीय रूप में पाए जाते हैं। गैसीय रूप में पाए जाते हैं, यानी कि फॉस्फीन भी गैसीय सामान्य ताप और दाब पर क्या है? गैस है। और फॉस्फीन भी समान ताप और दाब पर क्या है? गैस है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि फॉस्फीन विषैली गैस है, समान ताप दाब पर गैस के रूप में पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह फॉस्जीन जो कि कार्बोनिल क्लोराइड है, यह फॉस्जीन भी बहुत विषैली गैस है और यह भी गैसीय रूप में पाए जाते हैं। तो कभी आप घालमेल मत कर दीजिएगा, फॉस्फीन अलग गैस है और फॉस्जीन अलग गैस है, लेकिन दोनों काफी विषैले गैस है। और इसलिए इन दोनों गैस का उपयोग प्रायः युद्ध के समय किया जाता है। युद्ध के समय किया जाता है इन विषैली गैसों का। लेकिन इतने विषैली होती है कि अब आधुनिक समय में युद्ध में इन गैसों पर भी रोक लगी। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में इन सब का इस्तेमाल बहुत व्यापक तरीके पर हुआ था, बहुत व्यापक तरीके पर। लेकिन अब तो युद्ध अलग अलग तरीके से लड़ ले है, ठीक है। रूस यूक्रेन का युद्ध तो गजब हो रहा है। एक बार यूक्रेन का राष्ट्रपति निकल जाते हैं, बयान दे देता है, फिर सोचते हैं बंकर में घुस जाते हैं। डायरेक्ट अब युद्ध करने का समय नहीं रह गया है। हमको लगता है कि भविष्य में भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हो नहीं, लेकिन हो गया तो अब वो लड़ाई नहीं होगी जो लड़ाई की हम लोग अपेक्षा रखते। सामना सामनी लड़ाई हो ही नहीं सकती, अब होगी। तो अब ऐसी स्थिति आ गई है कि अब तृतीय विश्व युद्ध छिड़ा तो वो सामना सामनी नहीं होगा, जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे हैं। तो इन सब गैसों का ये जो फॉस्फीन गैस है या जो फॉस्जीन गैस है, यह गैसों का इस्तेमाल युद्ध के समय किया गया था। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में इन गैसों का व्यापक तरीके पर इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो फॉस्फीन है ये फास्फोरस से बनाए जाते हैं। और फॉस्फीन का निर्माण जो होता है वह कैसे होता है? तो फॉस्फीन का निर्माण श्वेत फास्फोरस से होता है, लाल फास्फोरस से नहीं। क्योंकि आप पहले ही जान गए हैं कि फॉस्फीन जो है,
फॉस्फिन जो है यह विषैली गैस है, तो यह किससे बनाए जाएंगे? श्वेत फास्फोरस से। तो फॉस्फिन गैस जो है वे श्वेत फास्फोरस से बनाए जाते हैं, लाल फास्फोरस से नहीं बनाए जाते हैं। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें सड़ी हुई मछली की गंध पाई जाती है, सड़ी हुई मछली की गंध पाई जाती है, सड़ी हुई मछली की गंध पाई जाती है। फॉस्फिन में सड़ी हुई मछली की गंध पाई जाती है। अब यह फॉस्फिन बनता कैसे है? तो फॉस्फिन बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा श्वेत फास्फोरस। कौन फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। इसके बाद आपको तैयार होगा फॉस्फिन, तैयार होगा फॉस्फिन, तैयार होगा और तैयार होगा सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो श्वेत फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के विलयन में डालने पर हमें किस गैस की प्राप्ति होती है? फॉस्फिन गैस की प्राप्ति होती है। किस गैस की प्राप्ति होती है? फॉस्फिन गैस की प्राप्ति होती है। बैलेंस करिएगा, 3 हुआ बैलेंस। रिएक्शन दिया हुआ नोट में। ओह सॉरी, हाँ, हाइपोफॉस्फाइड। सोडियम हाइपोमेटाफॉस्फाइड का सूत्र क्या होता है? Na2PO2। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ? तो अब फास्फोरस कंप्लीटली खत्म हो चुका है, फास्फोरस। चलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले लोग बोलिएगा फास्फोरस समझे कि नहीं? क्लियर? चलिए अब देखिए कितना बचा है। देखिए ऑक्सीजन तो बहुत है, 3 गिलास अभी और लगेगा। ठीक है, नहीं कहिएगा तो खींच देंगे, पर आने में हमको लेट थोड़े लगेगा। डिटेल में जाइएगा तो 1 गिलास और लेंगे ऑक्सीजन का, उसके बाद 1 गिलास लेंगे सल्फर का। ऑक्सीजन भी बहुत बड़ा टॉपिक है, सल्फर थोड़ा छोटा टॉपिक है। और 1 गिलास हैलोजन और इनर्ट गैस को लपेट देंगे। क्या? और चूंकि छुट्टी रहेगा और क्लास को यहीं पर आज रोकते हैं, तो हम जो है ना क्वेश्चन का वीडियो क्लास आप लोगों को अवेलेबल करा देते हैं। क्या? इतने डिटेल से पढ़ाए हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत क्वेश्चन में नहीं होगा। और इसलिए चाहते हैं कि फिर क्वेश्चन में 2-3 क्लास लग जाएगा, तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए छुट्टी में। क्या? तो सुन रहे हैं ना? तो ये नॉन मेटल का क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो क्लास है, डिटेल वाला नहीं देंगे, छोटे वाला देंगे। एक वो वीडियो जिसमें पूरा डिटेल डिस्कशन है क्लास के तरह, तो उसमें फिर दिक्कत होगा क्योंकि एक बार पढ़ ही लिए हैं, तो शॉर्ट वाला ही देंगे ताकि आंसर पर ज़्यादा फोकस हो। तो वीडियो क्लास अवेलेबल हो जाएगा आज से ही, आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। इसके बाद बस ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो ऑर्गेनिक में लगेगा करीब 5-7 क्लास, ऑर्गेनिक में भी लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन है, विकास कुमार की माचिस पर रेड फास्फोरस जल के
रख हो जाता है कैसे? अच्छा, माचिस कैसे जलता है ये प्रश्न है, इसको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। कब कब तक? बुधवार तक बंद है? बुधवार ना, हम तो बुधवार को ही आ जाएंगे। बृहस्पतिवार से तो क्लास लेना ही है, ज़्यादा दिन बंद रख भी नहीं सकते हैं। तो 100% बृहस्पतिवार से क्लास लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तब तक रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करिए। और बैच जब दिए थे, बहुत का ये परेशानी है, बहुत तो अच्छे से पढ़ रहे हैं कि समाप्त क्यों नहीं हो रहा है बैच। ठीक है, एक बात देख रहे हैं कि बैच को तो लगातार खींच ही रहे हैं, समाप्त इसलिए नहीं हो रहा है कि पूरा डिटेल में जाकर आपको पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं कह सकता कि टारगेट बैच में पढ़े हैं। और ये इसलिए किए कि बहाली लेट हो गया। निश्चित तौर पर बहाली होता तो कुछ स्पीड से पढ़ाते, कुछ चैप्टर को छांटते, लेकिन समय था पूरा स्पीड से गए। इससे आप देखिए बायोलॉजी भी पूरा डिटेल में पढ़े, केमिस्ट्री में तो पूरा डिटेल में, हमको नहीं लगता इतना डिटेल में आप सीधे 12th में पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद पहली बार ही तो पूरा हर चीज़ का डिटेल डिस्कशन करते हैं। अब कोई फालतू डिस्कशन नहीं है। बहुत को लग रहा है कि फास्फोरस इतना पढ़ने की जरूरत क्यों है। आप प्रश्न देखिए ना इस चैप्टर का, और जो प्रश्न आप में है उसमें 90% प्रश्न तो क्वेश्चन बैंक का ही है। आप देखिए फास्फोरस का कौन कौन से प्रश्न आया है, तो कवरेज उतना ही है जितना पूछ रहा है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। क्वेश्चन कर लीजिएगा सब पूरा। चलिए, बहुत ऑनलाइन वाले सहरसा के हैं, तो सहरसा में सोमवार और मंगलवार हम रहेंगे, मिल सकते हैं।